हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज जो है प्रैक्टिस सेट 22 यानी कि 22वां प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बिना देर के शुरू करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि मगध की राजधानी थी। मगध की राजधानी क्या थी? तो मगध की राजधानी गिरिव्रज, जिसे राजगृह भी कहते हैं या राजगीर भी कहीं कहीं कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, कहाँ पर है यह प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख या 16 महाजनपदों की सूची कहाँ पर दी गई है? तो अंगुत्तर निकाय में। यह अंगुत्तर निकाय क्या है? तो बौद्ध ग्रंथ है। क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, यहीं पर इसका उल्लेख है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये 16 महाजनपद कौन कौन थे ये जान लीजिए। प्राचीन भारत के 16 महाजनपद थे। कौन कौन? अंग, मगध, काशी, कोसल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल। ठीक है, और उसके बाद से मत्स्य है। मत्स्य है, मच्छा नहीं मत्स्य रहेगा। सूरसेन, असाका, अवंती, गांधार और कंबोज। ये दोनों कहाँ पे? गांधार, कंबोज बहुत बार पूछता है कहाँ पर है, तो यह जो है अफगानिस्तान में है। इनमें से कुरु, कुरु हो गया, पांचाल, सूरसेन, वत्स, कौशल और मल्ल, काशी, ये कहाँ पे? 7 महाजनपद उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं और आज भी हैं। ये पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में या यूपी में कितने महाजनपद हैं? 7 महाजनपद हैं। ये कौन कौन है मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है क्योंकि ये पूछे गए हैं सातों महाजनपद, याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न है शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग ही था। देखिए अभी जितने भी वंश हैं और उनके संस्थापक हैं उन सबको भी एक लिस्टिंग करके मैं एक अलग क्लास में आपको बहुत ही जल्द प्रोवाइड करवा दूंगी। चौथा प्रश्न है पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, किसने की थी पाटलिपुत्र की स्थापना? उदयन ने। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पाटलिपुत्र बसा है किस नदी के किनारे बसा है? तो गंगा और सोन नदी के संगम पर, यानी कि गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र बसा हुआ है। ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, पाटलिपुत्र बसा हुआ है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। देखिए बिंदुसार और बिंबिसार में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बिंदु नहीं है बल्कि यह बिंबिसार है जो हर्यक वंश का संस्थापक था। ठीक है, सातवां प्रश्न है अमित्र घात के रूप में प्रसिद्ध था, यानी कि किसे अमित्र घात कहा जाता था? बिंदुसार को कहा जाता था अमित्र घात। ठीक है, आठवां प्रश्न है जनपद अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैन, जो कि कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। नौवां प्रश्न है नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। ठीक है, 10वां प्रश्न है भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था किसने? ईरानियों ने। कहा किसने किया था? सबसे पहले ईरानियों ने किया था। 11वां प्रश्न है भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व करने वाला पहला विदेशी शासक कौन था? तो 326 ईसा पूर्व याद रखिएगा सिकंदर था। कौन था? सिकंदर था, जो कि बेबीलोन से आया था यह। अब 12वां प्रश्न है सिकंदर और पोरस पंजाब के बीच का युद्ध कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध क्या कहला? हाइडेस्पीज या वितास्ता का युद्ध कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रश्न पूछ देगा हाइडेस्पीज का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो सिकंदर और राजा पोरस के बीच हुआ था। ठीक है, 13वां प्रश्न है सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व हुई थी। कब हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व इसकी मृत्यु हो गई थी सिकंदर की। 14वां प्रश्न है हर्यक मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, 15वां प्रश्न है मौर्य वंश की जानकारी मिलती है कहाँ? विष्णु पुराण से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। ये प्रश्न भी पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह विष्णु पुराण वाला। ठीक है, 16वां प्रश्न है सुदर्शन झील का निर्माण किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने निर्माण करवाया था सुदर्शन झील का। 17वां प्रश्न है चंद्रगुप्त अनुयायी था, किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। इसने श्रवण बेलगोला में संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिया। संलेखना क्या होती है? उपवास के द्वारा अपना प्राण त्यागना। 18वां प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री कौन? चाणक्य। इन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, याद रखिएगा, इनकी इंपॉर्टेंट बुक है अर्थशास्त्र। 19वां प्रश्न है भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? चाणक्य, यानी कि इन्हें ही विष्णुगुप्त, इन्हें ही चाणक्य भी या कौटिल्य भी कहा जाता है। मैकियावेली इन्हें कहा जाता है चाणक्य को। 20वां प्रश्न है चाणक्य यानी कि विष्णुगुप्त या कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र पुस्तक है। देखिए अर्थशास्त्र नाम है पुस्तक, लेकिन कहीं भी इकोनॉमी यानी कि इकोनॉमी का उल्लेख नहीं है। ये प्रशासन से संबंधित है। किससे? प्रशासन से संबंधित है। ठीक है, 22वां प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा ली थी। शिक्षा कहिए या फिर दीक्षा कहिए, किससे ली थी? भद्रबाहु से ली थी। ठीक है, भद्रबाहु से। 23वां प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था। वेरी वेरी वी आई क्वेश्चन है यह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? मेगस्थनीज था। और मेगस्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी हुई थी, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। इंडिका पुस्तक किसने लिखा है? तो मेगस्थनीज ने। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है,
24वां प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम दिन यानी कि मृत्यु उसकी कभी 298 ईसा पूर्व हुई थी और कहाँ बिताया था? तो श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक में है। ठीक है। 25वां प्रश्न है, अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? किस शासक ने अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था। ठीक है। 26वां प्रश्न है, शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया? किसने किया था? शिलालेखों का प्रचलन अशोक ने करवाया था। 27वां प्रश्न है, अशोक ने धम्म स्वीकार किया था? तो किस युद्ध के बाद अशोक ने धम्म स्वीकार कर लिया? कलिंग युद्ध के बाद, जो कि कब हुआ था? कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछता है कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व हुआ था। और कलिंग कहाँ वर्तमान में कहाँ पे? उड़ीसा में है। और इसी के बाद से अशोक ने युद्ध को त्याग करके धम्म को स्वीकार कर लिया, यानी कि बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। 28वां प्रश्न है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था? किसको भेजा? महेंद्र और संघमित्रा, यानी कि महेंद्र इसका पुत्र था और संघमित्रा इसकी पुत्री थी। अपने पुत्र और पुत्री को इसने भेजा हुआ था, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। 29वां प्रश्न है, अशोक का राज्याभिषेक हुआ था? कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व में, यानी कि 269 ईसा पूर्व में अशोक का क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। आगे देखते हैं, आगे सभी प्रश्न आज के बेहद इंपॉर्टेंट है। 30वां प्रश्न है, अशोक का सबसे लंबा स्तंभ कौन सा है? तो 7वां स्तंभ जो है सबसे लंबा है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये यूपीएससी कहिए या फिर यूपीपीएससी कहिए, चाहे यूपीपी कहिए या फिर कोई भी एग्जाम हो वनडे का, सब में यह प्रश्न पूछा गया है। 31वां प्रश्न है, अशोक का नाम अशोक है कहाँ पे लिखा गया है? इसको तो आप 5 स्टार लगाइए इस क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अशोक का नाम अशोक कहाँ पे लिखा है? मौस्की, जो कि मौस्की अभिलेख है वहाँ पे है, जो कि मौस्की कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है। और गुर्जरा मध्य प्रदेश में। इन दो अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। कहाँ पे? मौस्की में, जो कि आंध्र प्रदेश में है, और गुर्जरा अभिलेख जो कि मध्य प्रदेश में है। इन दोनों मौस्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक लिखा गया है। 32वां प्रश्न है, अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? कहाँ पे बताया था? किस अभिलेख में बताया? तो भाब्रू कहाँ पे? बैराट स्तंभ, यानी कि भाब्रू या बैराट स्तंभ लेख, जो कि जयपुर राजस्थान में है। इसमें स्वयं को इसने मगध का सम्राट बताया था। आगे देखते हैं, 33वां प्रश्न है, आज का 33वां प्रश्न है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन कहाँ मिलता है? तो अशोक के शिलालेख 13 में मिलता है। कहाँ पे? शिलालेख 13 में। अब देखिए अशोक ने क्या क्या लिखवाया, तो अशोक के प्रमुख अभिलेखों में देखिए शिलालेख है, गुहालेख है और स्तंभलेख है। अब शिलालेख में देखिए दो प्रकार के शिलालेख है, एक दीर्घ और एक लघु शिलालेख है। गिरनार का शिलालेख दीर्घ है और लघु शिलालेख, ठीक है, भाब्रू वाला क्या है? लघु शिलालेख है। भाब्रू। गुहालेख क्या है? तो देखिए गुहालेख विश्व झोपड़ी सुदामा गुफा जो बनवाया था वो गुहालेख है। ठीक है। स्तंभलेख, और देखिए यहाँ पे क्या है? स्तंभलेख है और एक दीर्घ स्तंभलेख है। दिल्ली टोपरा वाला क्या है? दीर्घ स्तंभलेख है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया दिल्ली टोपरा वाला स्तंभलेख। ठीक है। अब 34वां प्रश्न है, सांची का स्तूप बनवाया था किसने? तो सांची का स्तूप अशोक ने ही बनवाया था। ठीक है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में ही है ये सांची का स्तूप। 35वां प्रश्न है, श्रीनगर की स्थापना किया था किसने? अशोक ने ही श्रीनगर का स्थापना किया था। 36वां प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 में सर्वप्रथम किसने किया था? टी फैंथलर ने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने किया अशोक के अभिलेखों की खोज? टी फैंथलर ने किया। कब किया? 1750 ईसा पूर्व में किया था। ये भी सारे प्रश्न मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है। 37वां प्रश्न है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1837 में पढ़ा हुआ था। ठीक है। 38वां प्रश्न है, अशोक की मृत्यु हुई थी तो 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई थी। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला 39वां प्रश्न, हरिसेन का इलाहाबाद यानी कि जिसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है, उसकी जानकारी कहाँ कौन देता है? तो समुद्रगुप्त के जो है हरिसेन का जो प्रयाग प्रशस्ति है या इलाहाबाद प्रशस्ति लेख है उससे समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। और ये समुद्रगुप्त क्या था? शासक था गुप्त वंश का। और इसकी जो है समुद्रगुप्त का ये दरबारी कवि था हरिसेन। आइए देख लेते हैं इसमें, ये है जो ना आपको दिखाई दे रहा है, यही है प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है। इसी पर लिखा गया है, समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन किया गया है। देखिए प्रयाग प्रशस्ति गुप्त वंश के सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित लेख है। यानी कि किसने लिखा है प्रयाग प्रशस्ति? तो हरिसेन ने लिखा। किसके दरबार में था? समुद्रगुप्त के दरबार में था। सभी प्रश्न पूछे गए हैं। इस लेख को समुद्रगुप्त द्वारा 200 ईसा में कौशाम्बी से लाए गए अशोक स्तंभ पर खुदवाया गया था। इसमें उन राज्यों का वर्णन है जिन्होंने समुद्रगुप्त से युद्ध किया और हार गए तथा उनके अधीन हो गए, यानी कि समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन दिया गया है इसमें प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति में।
40वां प्रश्न है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ जो अंतिम शासक था मौर्य वंश का। आगे देखते हैं 41वां प्रश्न है शुंग वंश की नींव डाली थी किसने? पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव डाली थी। 42वां प्रश्न है भरत स्तूप का निर्माण करता कौन है? पुष्यमित्र शुंग था जो कि शुंग वंश का था, संस्थापक भी था और इसने भरत स्तूप का निर्माण करवाया। ये है भरत स्तूप, ठीक है, जो कि पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया है। 43वां प्रश्न है शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। कौन था? देवभूति जो था शुंग वंश का अंतिम शासक था। आज का सेकंड लास्ट 44वां प्रश्न है भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक कौन था? डेमेट्रियस प्रथम, यानी कि डेमेट्रियस प्रथम जो है इसको आप ऐसे D1 कर सकते हैं। कैसे D1 कर सकते हैं, D1Y, मतलब यमन कौन था प्रथम भारतीय सीमा में आने वाला? तो डेमेट्रियस प्रथम, ठीक है। 45वां प्रश्न है डेमेट्रियस को पराजित किसने किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने इसको डेमेट्रियस को पराजित किया था। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद। क्लास के साथ बने रहिए, अपना प्यार दिखाते रहिए।